वेलकम स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जो होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम्स नामक सेल ऑर्गेनल्स में कंप्लीट होता है। इस चक्र की खोज सबसे पहले कॉर्नबर्ज और क्रेब्स ने 1957 में स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में की थी। और ये चक्र पौधों में होना अति आवश्यक है क्योंकि फैट का मोबिलाइजेशन यानी परिवर्तन होने पर ही ये फैट सीड्स के द्वारा यूज़ होता है, क्योंकि फैट का संचय बीजों में होता है पौधों में, और बीजों में कोटाइलेडोन्स या एंडोस्पर्म का संचय होता है। ज़्यादातर ऑयली सीड्स जो होते हैं वो कोटाइलेडोन में संचित करते हैं। नारियल जो होता है, नारियल वगैरह कुछ प्लांट्स के अंदर, वहाँ पर एंडोस्पर्म में ये फैट का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो कोटाइलेडोन हो चाहे एंडोस्पर्म हो, बीज में जो ऑयल के फॉर्म में फैट का स्टोरेज है वो ओलियोसोम नामक एक कोशिकांग में होता है। ये केवल और केवल प्लांट्स में ही मिलती है। ओलियोसोम्स को स्फीरोसोम्स या लिपिड बॉडीज भी कहते हैं क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स का या लिपिड का या फैट का संचय करती हैं। ठीक है, तो ये ओलियोसोम्स की एक विशेष संरचना होती है क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और हम सब जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बाई लेयर होती है ना। उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है जो कि प्रोटीन की लेयर से घिरी हुई रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो लिपिड की बाई लेयर होती है, जैसे ये लिपिड का केवल आधी लेयर यानी मोनो लेयर पाई जाती है, बाई लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ओलियोसिन का डिपोजिशन होता है। ओलियोसोम में ओलियोसिन नामक एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट ओलियोसोम है वो आपस में वो उनको स्टिक नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता है। सारे ओलियोसिन छोटी छोटी बॉडीज अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो साइटोप्लाज्म की तरफ रहता है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो लिपिड का जो ओलियोसोम का जो अंदर का भाग है वहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से ये बाई लेयर ना होकर लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये एक विशेषता होती है इसकी। ठीक है, तो ओलियोसोम्स, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लाइऑक्सिसोम्स में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र होता है, और ओलियोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों ऑर्गेनल अति आवश्यक होते हैं फैट के मोबिलाइजेशन के लिए। तो फैटी एसिड का स्टोरेज, फैट का जो स्टोरेज है वो ओलियोसोम्स में है, और उसका जो मोबिलाइजेशन यानी उसका परिवर्तन ग्लूकोज में होना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फैट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ना। तो उनका मूवमेंट हो, उनको यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर में जब ये कन्वर्ट होते हैं फिर इनका पौधों में यूज़ होता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो सीड्स में होती है, और सीड में जब जर्मिनेशन होता है तब ये इनका मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फैट स्टोरेज एंड मोबिलाइजेशन ये टॉपिक 4th यूनिट में BSc JNVU सिलेबस में 4th यूनिट के अंदर है, फैट स्टोरेज एंड मोबिलाइजेशन। और मोबिलाइजेशन जो है वो ग्लाइऑक्सिलाइड साइकिल के द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ क्लियर हुआ। और ये साइकिल जो होती है वो केवल प्लांट्स में ही पाई जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ओलियोसोम है वो ओलियोसोम्स में जो ट्राइग्लिसराइड है उनका एनाबॉलिज्म होगा, वो ब्रेक होंगे, वो टूट जाएंगे, जिससे वो बनते हैं वापस वही कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये टूट जाएंगे। तो ग्लिसरॉल तो वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है और आगे चल के वापस ये निर्माण में काम आता है ट्राइग्लिसराइड के। और फैटी एसिड जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ग्लाइऑक्सिसोम्स में, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं,
बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। प्लांट्स में ये ग्लाइऑक्सिसोम। तो बीटा ऑक्सीडेशन, और बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अब एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होने से ये पूरा जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है वो संपन्न होता है। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है तो ये साइकिल भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एक तरह से मॉडिफाइड क्रेब्स चक्र ही होता है। अब स्टार्ट क्या होता है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर आ रहा है। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, कोएंजाइम यहाँ पर रिलीज हो गया। ये सिट्रेट जो है वो एकोनिटेज एंजाइम के माध्यम से आइसोसिट्रेट बना रहा है, ये भी क्रेब्स साइकिल में मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन चेंज हो जाती हैं। आइसोसिट्रेट लाइएज यानी लयन करना, तोड़ना है ना। तो ये एंजाइम का काम होता है आइसोसिट्रेट को ग्लाइऑक्साइलेट और सक्सीनेट में ब्रेक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्साइलेट बना, चूँकि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसलिए यहाँ पर कहलाया ये। तो ये ग्लाइऑक्साइलेट जो है ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो बन रहे हैं फैटी एसिड से, वो उसको लेकर मैलेट सिंथेटेज एंजाइम इस ग्लाइऑक्सिलाइट और एसिटाइल कोएंजाइम की क्रिया से मैलेट का निर्माण कर देते हैं। कोएंजाइम यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो मैलेट जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा, यानी कि मैलेट से हाइड्रोजन रिलीज होता है और उस हाइड्रोजन को NAD के द्वारा ग्रहण किया जाता है। NADH2 यहाँ बन जाता है और ये रिड्यूसिंग पावर आगे चलकर ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी का ATP का निर्माण करते हैं, 3 ATP का निर्माण करते हैं। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, और इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है ना। जितने, क्योंकि ये मैं फैटी बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए पूरी प्रक्रिया को, और किस तरह से कौन सा फैटी एसिड कितने कोएंजाइम में रिलीज कर रहा है, ये पूरा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये पूरा साइकिल यहाँ पर चलता रहता है। अब इस सक्सीनेट का क्या भविष्य है? ये सक्सीनेट जो होता है ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसके मैट्रिक्स में पहुँचता है, और इसके मैट्रिक्स में ये क्रेब्स चक्र के माध्यम से, है ना, ये क्रेब्स चक्र में ही होता है कि सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड ऐसे निर्माण होता है। तो के माध्यम से ये सक्सीनेट से फ्यूमरेट से मैलेट बना रहा है। अब ये मैलेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है और साइटोसोल, ये साइटोसोल है, तो साइटोसोल में ये यहाँ पर प्रवेश करता है। तो अब जो आगे का जितना भी कन्वर्जन हो रहा है वो साइटोसोल में है, ठीक है। तो ओलियोसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंड में चलकर यहाँ पर मैलेट का निर्माण कर रहा है। तो मैलेट बना। अब ये मैलेट जो होता है वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में था। वही ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है बाय डिहाइड्रोजिनेशन, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है NADH2 का यहाँ निर्माण हो रहा है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण करता है। तो ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कैसे बनता है? ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, काइनेज एंजाइम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट ये ATP के द्वारा ग्रहण करता है। तो ATP से एक फॉस्फेट लेके ADP डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो रहा है और एंजाइम का हमारा PEP कार्बोक्सी काइनेज, और निर्माण हो गया PEP का, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, है ना, ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी
प्रक्रिया हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोसोल में होता है, ये भी साइटोसोल में हो रहा है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो अंत में जाकर सुक्रोज का निर्माण कर लेता है। तो अंत में ग्लाइकोलाइसिस की विपरीत प्रक्रिया से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो निर्मित होता है, इससे सुक्रोज का निर्माण होता है या सुक्रोज यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल हो रही है, ये ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल द्वारा सुक्रोज प्रथम वसा उपापचयी उत्पाद है जिसे पादप के विभिन्न भागों में सरलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी अगर सुक्रोज में मोबिलाइजेशन नहीं होता है फैट का, तो उसका फैट का स्थानांतरण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैट वाटर में इनसॉल्यूबल है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये पूरा जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हो रहा है और इसमें निर्माण हो रहा है, यूज़ हो रहा है ओलियोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये साइकिल जो होती है वो प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स में ये साइकिल होती है सीड्स में। थैंक यू।